सैमसंग आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। हर साल स्मार्टफोन्स, टीवीज और चिप्स का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ सैमसंग बनाता है कि पूरी टेक इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। लेकिन अजीब बात यह है कि यह ग्लोबल एम्पायर एक छोटी सी ट्रेडिंग दुकान से शुरू हुआ था। एक ऐसी दुकान जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना ही नहीं था। ली ब्युंगचुल डेगू नाम के शहर में पैदा हुए, जहां उस वक्त इंडस्ट्रीज मुश्किल से मिलती थी और लोग ज्यादातर खेती और छोटी व्यापारिक गतिविधियों से गुजारा करते थे। इसी बैकग्राउंड में 1938 में उन्होंने सैमसंग की बुनियाद रखी। बहुत छोटी सोच के साथ, लेकिन बहुत लंबी सफर की शुरुआत के साथ। ली ब्यंगचुल का बचपन किसी भी तरह का प्रिविलेज कॉरपोरेट परिवार जैसा नहीं था। उनका जन्म डेगू के पास ग्योंगसांग प्रांत में हुआ, जहां ज्यादातर लोग जमीन और खेती पर निर्भर रहते थे। उनके पिता एक लैंडोनिंग परिवार से थे, लेकिन वह कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं चलाते थे। सिर्फ जमींदारी और छोटे स्तर का व्यापार होता था। उस वक्त कोरिया कॉलोनियल रूल में था और शिक्षा, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित थे। इसी माहौल में ली बहुत छोटी उम्र से व्यापार की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने पहली बार स्टडीज के लिए टोक्यो यूनिवर्सिटी का रुख किया, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो सकी। वापस आकर उन्होंने फैसला किया कि वह एक ऐसा काम शुरू करे जो उनके शहर के लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। यही वह पल था जब उनके मन में एक छोटे ट्रेडिंग सेटअप का विचार पैदा हुआ, जिसको वह सैमसंग नाम देने वाले थे। 1938 में डेगू के अंदर उन्होंने ड्राइड फिश, वेजिटेबल्स, नूडल्स और डेली यूज आइटम्स बेचकर अपनी पहली दुकान चलाई। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सिर्फ सर्वाइवल लेवल का छोटा व्यापार, जो उस समय उनके लिए एक छोटा कदम था और दुनिया के लिए एक भविष्य के एम्पायर की पहली रेखा। सैमसंग चल रहा था, लेकिन मुल्क की हालत इतनी अनस्टेबल थी कि बिजनेस कभी भी रुक सकता था। 1940 के आखिरी सालों में जब पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा था और फिर जब कोरियन वॉर शुरू हुई, तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी एकदम नीचे गिर गई। ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, सप्लाई चेन टूट चुकी थी और जिस ट्रेडिंग नेटवर्क पर सैमसंग चल रहा था वह लगभग कोलैप्स हो गया। ली ब्यंगचुल को डेगू छोड़कर बुसान शिफ्ट होना पड़ा, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश शुरू की। बुसान में उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं की, उन्होंने देखा कि लोगों को फूड प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है और फैक्ट्रियां लगभग न के बराबर है। यहीं से उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में एंट्री ली और फिर अपनी पहली शुगर रिफाइनिंग कंपनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल लगाई, जो उस वक्त कोरिया की सबसे बड़ी मिलों में से एक बन गई। ली का अप्रोच बहुत सीधा था। अगर चीज बनानी है तो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। यही सोच सैमसंग का पहला रियल बिजनेस मॉडल बनी और आज भी सैमसंग अपने ऑपरेशंस को इसी फिलॉसफी के साथ चलाता है। वॉर ने उनका पहला बिजनेस तोड़ दिया था, लेकिन बुसान ने उन्हें वह प्लेटफॉर्म दिया जहां उन्होंने दोबारा खुद को प्रूव किया और जहां सैमसंग ने ट्रेडिंग से निकलकर इंडस्ट्री बनना शुरू किया। बुसान में बिजनेस स्टेबल हो चुका था, लेकिन ली ब्यंगचुल का विजन अब ट्रेडिंग या फूड प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं रहा था। 1950 के आखिरी सालों और 1960 की शुरुआत में कोरिया एक नए दौर में एंटर कर रहा था। गवर्नमेंट पूरी ताकत से इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश कर रही थी। फैक्ट्रियां बन रही थी, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो रहे थे और मुल्क को ऐसे लोकल बिजनेस की जरूरत थी जो नए सेक्टर्स में कदम रख सके। इसी वक्त ली ने डिसाइड किया कि अगर सैमसंग को फ्यूचर में रिलेवेंट रहना है तो उसे नई इंडस्ट्रीज में एंट्री लेनी होगी। उन्होंने पहले इंश्योरेंस, मीडिया और केमिकल्स में एक्सपेंशन की, लेकिन उनका असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक बैंकरप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट को खरीदने का मौका मिला। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सैमसंग जैसा ट्रेडिंग बैकग्राउंड वाला बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी मुश्किल इंडस्ट्री में टिक पाएगा। लेकिन 1969 में
सैमसंग ने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया और इसी प्रोडक्ट ने उन्हें ग्लोबल रेस में एंटर करवा दिया। 1970 के दशक और 80 के दशक के दौरान उन्होंने और भी बोल्ड स्टेप्स लिए। होम अप्लायंसेस, टेलीकॉम इक्विपमेंट और रेफ्रिजरेटर्स जैसी चीजें बनाना शुरू कर दी। और इससे भी बड़ा कदम तब लिया जब उन्होंने सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। चिप मैन्युफैक्चरिंग एक रिस्की और बहुत महंगी इंडस्ट्री थी और कोरिया के पास न तकनीकी एक्सपर्टीज थी, न ही ग्लोबल प्रेजेंस। लेकिन ली ने इंटरनेशनल टूर पर यह देखा कि माइक्रोचिप्स फ्यूचर की बुनियाद बनने वाले हैं और उन्होंने पूरी कंपनी की डायरेक्शन बदल दी। 1983 में सैमसंग ने मेमोरी चिप्स बनाना शुरू किए और कुछ ही सालों में वह ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन गए। यह वह दौर था जब सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी से बढ़कर टेक्नोलॉजी कंपनी बन रही थी और जहां से उनका ग्लोबल एम्बिशन बिल्कुल क्लियर होने लगा। 1990 के दशक तक सैमसंग बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा मसला बढ़ रहा था। कंपनी दर्जनों सेक्टर्स में फैल रही थी। कुछ डिवीजन प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, कुछ आउटडेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे थे और जापान और अमेरिका से कंपटीशन बहुत एग्रेसिव हो चुका था। लेकिन असली झटका 1997 में लगा जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरे साउथ कोरिया को इकोनॉमिक कोलैप्स के करीब ला दिया। सैमसंग ने पहली बार इतना ज्यादा डेट, इतनी ज्यादा लॉसेस और इतनी अनसर्टेनिटी एक साथ महसूस की। इस वक्त कंपनी की लीडरशिप फाउंडर के बेटे ली कुनही के हाथ में थी, जो पहले ही कंपनी के इंटरनल फॉलोअर्स को ऑब्जर्व कर चुके थे। क्राइसिस के बाद उन्होंने एक ऐसी मीटिंग बुलाई जो सैमसंग की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गई। इसी मीटिंग में उन्होंने वह मशहूर जुमला कहा जो आज भी सैमसंग के कल्चर का हिस्सा है, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। उनका मतलब सीधा था, अगर कंपनी को जिंदा रहना है तो पुरानी आदतें, पुराने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स और पुरानी मैनेजमेंट अप्रोच सब कुछ बदलना पड़ेगा। उसके बाद सैमसंग ने अपनी कंपनी में एक रेवोल्यूशन शुरू किया। लो क्वालिटी डिवीजन बंद किए गए, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड क्लास बनाया गया, R&D को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई और डिजाइन को सैमसंग आइडेंटिटी का सेंटर बना दिया गया। इंजीनियर्स को नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजा गया और प्रोडक्ट टेस्टिंग इतनी स्ट्रिक्ट हो गई कि थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स जानबूझकर डिस्ट्रॉय किए जाते थे ताकि क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज न हो। यही वह दौर था जहां से सैमसंग एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर से निकलकर प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनने लगा और आगे चलकर गैलेक्सी स्मार्टफोन्स, प्रीमियम ओलेड टीवीज और वर्ल्ड लीडिंग चिप्स इसी ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा बने। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2000 के बाद कंपनी ने अपना पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर दिया। स्मार्टफोन्स, सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्लेज, होम अप्लायंसेस और उन सब एडवांस टेक्नोलॉजीज पर जो आज ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करती है। सैमसंग एक ही वक्त में दो रोल निभा रही थी, एक ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड और एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चिप्स बनाती है। आज सैमसंग दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड है और सेमीकंडक्टर्स में तो टॉप पोजीशन पर है ही। उनकी 3 एनएम और 5 एनएम चिप टेक्नोलॉजी एप्पल, क्वालकॉम और पावरफुल एआई सिस्टम्स की बैकबोन बनी हुई है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में भी सैमसंग ने वह स्टैंडर्ड सेट किए जिन्हें बाद में पूरी इंडस्ट्री फॉलो करती है, चाहे वह AMOLED स्क्रीन्स हो या फोल्डेबल डिस्प्लेस। और यही वजह है कि आज भी हर बड़ा टेक ब्रांड सैमसंग के पैनल्स, मेमोरी या प्रोसेसर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन ग्लोबल कंपटीशन अब पहले से ज्यादा टफ हो चुका है। TSMC चिप मैन्युफैक्चरिंग में एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। एप्पल अपनी सिलिकॉन टेक्नोलॉजी में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन EI और 5G में तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। सैमसंग के लिए यह वह दौर है जहां इनोवेशन रुकते ही लीडरशिप लूज हो सकती है। इसीलिए कंपनी ने फ्यूचर सेक्टर्स में हेवी इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए हैं। EV बैटरियां, 5G,
रोबोटिक्स, बायोटेक, क्वांटम रिसर्च और एआई पावर्ड चिप आर्किटेक्चर तक। उनका गोल सीधा है, आने वाला दौर हार्डवेयर और इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होगा और सैमसंग उस दौर का कोर इंजन बनना चाहता है। जो कंपनी एक छोटी ट्रेडिंग दुकान से बनी थी, आज ग्लोबल टेक्नोलॉजी के और भी कॉम्प्लेक्स फ्यूचर को शेप देने की कोशिश कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग का राइज हमेशा एक सिंपल पैटर्न फॉलो करता रहा। जब मुल्क बदला, वह भी बदले। जब इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, वह भी शिफ्ट हुए। और जब दुनिया ने नई डायरेक्शन ली, सैमसंग ने उससे पहले ही उस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर दिया। यही रीजन है कि वह आज भी ग्लोबल टेक में अपनी जगह बनाए हुए है और आने वाले सालों में शायद और भी बड़ा रोल प्ले करे।